हेलो बच्चों, नमस्कार। M2 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज M2 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम स्टूडेंट्स, दैट इज डाइवर्जेंस थ्योरम आल्सो। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को आज ये समझना है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और कैसे इसकी मदद से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आइए जरा हम लोग इस डाइवर्जेंस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देखें, उसे समझें, क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, इन्हें देखते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, if f is equals to f1 I cap, f2 j cap and f3 k cap is a continuous and differentiable vector point function and V is the volume bounded by the surface S. Then surface integration of f dot n cap ds is equals to the volume integration V divergence of f dv. Right students, divergence of f dv, where n cap is the unit normal vector to the surface S, correct? To the surface S, and its direction is the direction is obtained by right-handed screw law, करेक्ट? यस। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है उसका जो स्टेटमेंट है वो है इफ f is a continuous and differentiable vector point function and v is the volume bounded by the surface S, then integral of f, surface integral of f is equals to the volume integral of divergence, ठीक, divergence of f, where n cap is the unit normal vector to the surface S. अब नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक्चुअल में समझने वाली जो बात है वो ये है कि ये जो थ्योरम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम is the relation between surface and volume integral, करेक्ट? यानी कि कोई भी जो वॉल्यूम होता है, जैसे कि ये एक मैं बनाऊं स्टूडेंट्स, this is the cone, not cone, it's a cubic. yes, तो ये क्यूबिक जो है, इस क्यूबिक में कुल मिला के 6 सरफेसेस हैं स्टूडेंट्स, यानी एक वॉल्यूम जो है इस क्यूबिक का वो 6 सरफेस से बाउंडेड है। तो अगर हम इस क्यूबिक पर कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन,
तो वो 6 पार्ट्स में होगा बिकॉज इसकी 6 सरफेसेस है। लेकिन वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन एक ही होगा और उसमें एक्स वाई जेड की लिमिट्स आ जाएंगी। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में जो वॉल्यूम होता है वो जिन सरफेसेस से बाउंड होता है उन सरफेसेस पे हम सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं। तो उन सरफेसेस पे सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, करेक्ट। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, करेक्ट। जहां पर ये जो एन कैप है वो इस सरफेस एस पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, ठीक। और उसका जो डायरेक्शन है वो राइट हैंडेड स्क्रू से डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल ये जो बाहर वाली सरफेस है, अगर हम इस बाहर वाली सरफेस को लेंगे और इसके ऊपर जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है कर्व का, करेक्ट। तो जो राइट हैंडेड स्क्रू है, लॉ है, उसके अकॉर्डिंग जो एन कैप है उसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। लेकिन जस्ट इसके पीछे वाली जो सरफेस लें तो उस पीछे वाली सरफेस का जो डायरेक्शन होगा, अगर हम यहां से देखें, लेकिन अगर कोई वहां से जाके देखेगा पीछे से, जस्ट पीछे, तो उसको इस सरफेस का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे वो क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो या इस केस में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो पिछले यानी कि पीछे डायरेक्शन में होगा। जो डायरेक्शन इसका है उसके जस्ट अपोजिट पीछे वाला डायरेक्शन होगा उसका, करेक्ट। तो इस तरह से यूनिट नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन डिसाइड होता है। और जब कभी भी सरफेस इंटीग्रेशन करें और थोड़ी सी टिपिकल सरफेस आए तो वहां पर इस बात का ध्यान रखें कि एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, बी केयरफुल। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट कि ये जो थ्योरम है वो एक सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है या मदद करता है, और इसकी मदद से हम वो सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टोक्स थ्योरम की मदद से हम लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। तो दिस इज द थ्योरम। अब आइए जरा इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उनसे समझते हैं कि हम कैसे थ्योरम को करते हैं, ठीक। ये दोनों तरफ से काम करता है स्टूडेंट। एक तो वेरीफाई करने की काम भी आता है, यानी किसी भी एफ, एस और वी के लिए दोनों तरफ साइड्स निकालो और प्रूफ करो इक्वल है। और दूसरा कि ये आपको दिया हुआ हो और इसकी मदद से आप इसे सॉल्व कर दो और इसकी वैल्यू निकाल दो। यानी कि हो सकता है कि ये सॉल्व करने में दिक्कत कर रहा हो लेकिन इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ व्हाट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है ना। तो हम इसको चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस theorem we evaluate surface integral using volume integral, करेक्ट। हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रेशन की मदद से भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। आइए जरा अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनकी मदद से इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल f dot n cap ds where f is equals to xi minus yj plus z square minus 1 k cap and s is a closed surface bounded by the planes z is equals to 0, z is equals to 1 and the cylinder x square plus y square is equals to 4. Also verify Gauss divergence थ्योरम, राइट। यानी कि हमें इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के बाद में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब जरा आइए पहले तो हम देखें कि जो सरफेस हमें दिया हुआ है एक्चुअल में वो है क्या। This is right students, and this is z axis, this is x, this is y and this is z,
अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि प्लेन z इज इक्वल्स टू 0, तो xy प्लेन पर होती है z इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू एंड z इज इक्वल्स टू 1, यानी कि यहाँ पर xy प्लेन के पैरेलल एक और सर्कल, एक और प्लेन है जो कि क्या है, z इज इक्वल्स टू 1 है। एंड नाउ एक सिलेंडर है स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। कहने के लिए तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है xy प्लेन में, लेकिन जब 3D में हम लोग बात करते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक सिलेंडर है, एक पाइप की तरह, करेक्ट, जो कि अगर कोई भी पाइप के मुंह के पास जाके देखेगा तो केवल उसको एक सर्कल की तरह दिखाई देगा, खोखला, लेकिन जैसे थोड़ा आप मूव करेंगे तो यू विल गेट इनफाइनाइट लेंथ सिलेंडर, करेक्ट, तो ये वो है, सिलेंडर है। अब प्रश्न ये है कि हमारा जो सरफेस है वो दिखने में कैसा है, तो आइए जरा देखें कि हमारा जो सरफेस है वो दिखने में कैसा है। इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो है 2, तो ये हम लोग रेडियस 2 का सिलेंडर बनाते हैं जरा यहाँ पर। राइट, थोड़ा सा गड़बड़ बनेगा लेकिन ठीक है, अपना काम चलना चाहिए बस। राइट स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा सिलेंडर, ठीक, दिस इज द xy प्लेन जिसमें एक सर्कल की तरह है, और ये है आपका z इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर है z की वैल्यू 0 एंड यहाँ पर है बच्चों z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, दिस इज z इज इक्वल्स टू 1। एंड नाउ ये जो सिलेंडर है ये 3 सरफेसेस से मिलकर बना है, दिस इज दी S1, इसे आप S1 सरफेस कह सकते हैं, S1, इसे आप S2 सरफेस कह सकते हैं, दिस इज S2, और ये जो कर्व्ड सरफेस दिख रही है गोलाकार, ओके, जैसी पाइप की बाहर की सरफेस होती है ना, तो ये पाइप की सरफेस है जिसकी लंबाई 1 है। नाउ ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है, अगर हमें इसे सरफेस इंटीग्रेशन की तरह ही करना है तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 3 सरफेस इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे, S1, S2 और S3। या दूसरा तरीका है कि हम इसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना आसान रहेगा, उसमें हमें केवल एक बार तीनों की लिमिट्स ले लेनी है और काम हो जाएगा। तो पहले हम लोग उससे करते हैं, हालांकि हमें वेरीफाई करना है तो हमें सरफेस इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, लेकिन लेट्स डू फर्स्ट वॉल्यूम इंटीग्रेशन, मतलब पहले इसे इवैल्यूएट कर देते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो भी हम ऐसा कर देते हैं। सॉल्यूशन बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? सरफेस इंटीग्रेशन f dot n cap ds is equals to volume integration divergence of v divergence of f dv, correct students? Now here divergence of f is equals to what? It is del dot f, और del dot f मतलब कि del by del x of x minus del by del y of y and plus del by del z of z square minus 1, and that is equals to 1 minus 1 and plus 2z, right? So this is equals to what? This is equals to 2z, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू आई है 2z। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ f आ गया,
एंड V हमें दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा सिलेंडर जो है वो है। अब इस वॉल्यूम की लिमिट्स क्या होंगी, करेक्ट? तो हम देखते हैं लिमिट्स ऑफ वॉल्यूम V, करेक्ट? तो इट्स वेरी इजी। इस वॉल्यूम में Z तो जीरो से शुरू होकर 1 तक जा रहा है, तो Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू 0 टू Z इज इक्वल्स टू 1। ये तो Z की लिमिट्स हो गई। अब X और Y की लिमिट्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो X और Y की लिमिट्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को करना ये होगा, XY प्लेन में जाना पड़ेगा। तो इन XY प्लेन x इज इक्वल्स टू तो होगा स्टूडेंट्स, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, xy प्लेन में एक्चुअल में हमारे पास में एक सर्कल है और उस सर्कल से लिमिट्स डिसाइड होंगी किसकी, x और y की। तो x की लिमिट्स तो हो जाएंगी ये यहां से लेके यहां तक, इट्स अ -2 0 टू +2 0, और y की लिमिट्स के लिए हम लोग इस स्ट्रिप पे चले जाएंगे। तो इस स्ट्रिप पर जो y की लोअर लिमिट है वो तो होगी 4 - x² और जो अपर लिमिट है वो होगी 4 - x², यहाँ नेगेटिव में और यहाँ प्लस में, करेक्ट स्टूडेंट्स? तो x इन xy प्लेन x इज इक्वल्स टू -2 टू x इज इक्वल्स टू +2 एंड y इज इक्वल्स टू -4 - x² टू y इज इक्वल्स टू 4 - x²। ये पॉजिटिव स्टूडेंट्स, ठीक? तो therefore this volume integration V divergence of f dV is equals to x is equals to -2 to +2, y is equals to -4 - x² to 4 - x² and z is equals to 0 to what, 0 to 1, because z की वैल्यू 0 to 1 तक जा रही है। एंड हियर डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू आई थी हमारे पास स्टूडेंट्स 2z, और ये dx dy और dz, और आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को जो इंटीग्रेशन करना है हम कई तरीकों से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास z है नहीं, ठीक, यहाँ पर हमारे पास z है नहीं है, तो हम चाहें तो पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके z को फिनिश कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद में हम चाहें तो यहाँ पर x और y, और देन इसके बाद लास्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, करेक्ट? बट दिस इज द लिमिट ऑफ z 0 to 1 एंड दिस इज द लिमिट ऑफ y, ठीक है? इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है? तो चलिए आइए पहले हम लोग इंटीग्रेशन करें z के रिस्पेक्ट में। क्या हम लोग यहाँ पर एक चीज और सोचते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले कर सकते हैं, बिकॉज y की लिमिट x के टर्म्स में है, ठीक? तो हालांकि हम चाहें तो z के रिस्पेक्ट और y किसी के रिस्पेक्ट में भी पहले इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि उससे z के ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं स्टूडेंट्स। तो आइए जरा हम लोग पहले एक काम करते हैं, वी आर डूइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z फर्स्ट एंड देन आफ्टर with respect to y and then x। तो ये हो जाएगा -2 to +2 इंटीग्रेशन -4 - x² to 4 - x² प्लस में, and this is what, this is z² upon 2, और ये 2 साथ में चल रहा था, and this is the limit 0 to 1 z की स्टूडेंट, this is dx dy। तो आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब z की लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट्स तो we get -2 to +2 -4 - x² and square root of 4 - x², and this is dx dy, ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ ये एक डबल इंटीग्रेशन बन गया है स्टूडेंट्स, जो कि एक सर्कल के ऊपर इवैल्यूएट हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर अब कोई फंक्शन नहीं है, केवल यूनिटी रह गया है। तो दो तरीके हैं हम लोगों के पास में, एक कि हम इस इंटीग्रल को आगे करते जाएं सॉल्व, पहला तरीका, या दूसरा तरीका कि जो डबल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है तो ये जो डबल इंटीग्रेशन है ये उस सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जिस सरफेस से ये लिमिट्स निकाली गई हैं।
तो क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं ये एक सर्कल से निकाली गई हैं, दैट्स व्हाई इस पूरे डबल इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है उस सरफेस के एरिया की इक्वल होगी। तो एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट वहां से यहां से वैल्यू लिख दें, और दूसरा तरीका है कि हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करें। ठीक, तो जो आपको अच्छा लगे। अगर हम डायरेक्ट जाते हैं यहां पर तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट जाना चाहें तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल x square y square is equals to 4 in xy plane, correct? And that is what this is, pi 2 square means pi 4 pi। तो इस डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई। लेकिन मान लीजिए कि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप तो इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट ही करना चाहते हैं, तो आप दूसरे मेथड पे भी जा सकते हैं, सेकंड मेथड, और इसको पूरा का पूरा इवैल्यूएट करके देख सकते हैं। कैसे? अब इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपको y नजर नहीं आ रहा है। इट मींस दैट दिस इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन होता है। तो हम इस लिमिट को लिख सकते हैं क्या? हम इस लिमिट को लिख सकते हैं, ये -2 2 + 2 रहने दीजिए, आगे 2 लगाइए, 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² करिए, dy करिए एंड dx करिए। और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा -2 2 + 2 2 आगे आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट, दिस इज y 0 to square root of 4 - x² dx, and that is equals to 2 -2 2 + 2 and integration 4 - x² dx। अब ये फिर से इवन फंक्शन है, दैट्स व्हाई आप फिर आगे 2 लगा सकते हैं एंड इट बिकम 4, और लिमिट हो जाएगी 0 to 2 4 - x² dx, करेक्ट? अब आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, एंड दैट फार्मूला इज व्हाट, दिस इज इंटीग्रेशन a² - x² dx, एंड दैट इज इक्वल्स टू, जो मुझे याद आ रहा है, it's x/2 square root of a² - x² plus a² upon 2 sin inverse x upon a, right? तो ये जब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो a का काम करेगा 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट x/2 square root of 4 - x² plus 4/2 sin inverse x upon 2 and limit 0 to 2, and this is equals to 4। लिमिट्स लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे ही हम लोग अपर लिमिट लगाएंगे और यहाँ x की जगह 2 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो इट्स 0 प्लस दिस इज 2 स्टूडेंट्स, ठीक? एंड साइन इनवर्स 2, यहाँ पर जैसे आप 2 लिखेंगे तो इट इज व्हाट, इट इज साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स π/2 एंड माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू, x की जगह 0 लिखेंगे, ये पूरा 0 और साइन इनवर्स 0 इज 0। तो आपके पास जो रिजल्ट आया, दिस इज आल्सो 4 पाई। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डबल इंटीग्रेशन था, ठीक, जिसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसको हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन की मदद से पहले सॉल्व किया। तो हमारे पास ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है v डाइवर्जेंस ऑफ f dv, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 4 पाई। आप चाहें तो यहां से यहां तक कर सकते हैं इस तरह से, और आप चाहें तो डायरेक्ट ये लाइन लिखकर इसे यहीं पर फिनिश कर सकते हैं। तो एज यू विश, जैसा आप चाहें वैसा करें, ठीक? हमने दोनों तरीके से करके देखा। तो स्टूडेंट्स, अगर इसमें वेरीफाई करने को नहीं होता तो एक तरह से ये जो वैल्यू आई है ये किसकी इक्वल, एक्चुअल में ये वैल्यू है किसकी? दिस इज द डबल इंटीग्रेशन s f.n ds। तो एक तरह से ये डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमने ये वैल्यू किसकी मदद से निकाली? हमने ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से निकाली। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे फिनिश हुआ, अगर केवल ये इवैल्यूएट करना होता। लेकिन क्योंकि इसमें हमें ये भी दिया हुआ है कि आपको वेरीफाई भी करना है थ्योरम, सो दैट्स व्हाई अब हमें इस सरफेस इंटीग्रल को भी इवैल्यूएट करना होगा। तो चलिए आइए जरा इस सरफेस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं, ठीक?
verifying गॉस थ्योरम, करेक्ट। अब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं गॉस थ्योरम को। तो here the surface S consists three surfaces S1 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 means x square y square is equals to 4 in xy plane, that is z is equals to 0, correct। S2 x square y square is equals to 4, okay, parallel to xy plane where z is equals to 1, करेक्ट। ये दूसरी सरफेस है, ये भी एक सर्कल ही है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, लेकिन ये कहां पर है, ये z इज इक्वल्स टू 1 प्लेन पर है। एंड नंबर 3 S3 कर्व सरफेस ऑफ x square y square is equals to 4, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें बारी बारी से ये तीन सरफेसेस पर सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देयरफॉर सरफेस इंटीग्रेशन S f dot n cap ds is equals to surface integration along S1 f dot n cap ds plus surface integration along S2 f dot n cap ds plus surface integration along S3 f dot n cap ds, right? This is 2। अब आइए जरा बारी बारी से इन तीनों को इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं हम, ठीक। तो हम सबसे पहले हम सबसे पहले देखते हैं इस S1 पे। तो S1 पर हमें f तो है हमारे पास, हमें जरूरत पड़ेगी n कैप की और ds की और लिमिट्स की। तो आइए जरा सबसे पहले S1 पर जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑन दी सरफेस S1, तो ऑन दी सरफेस S1 स्टूडेंट्स क्या है, क्योंकि S1 जो है वो xy प्लेन पर है, सिंस S1 is a circle, x square plus y square is equals to 4 in xy plane, so n cap is equals to minus k cap। अब आप लोग सोचेंगे कैसे, बिकॉज ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये xy प्लेन है और ये जो सिलेंडर है इसको हम थोड़ा ऊपर उठा के ऐसे सामने से देखें, तो हम जब इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे इस सर्कल का, तो हमें जो राइट हैंडेड स्क्रू लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो स्क्रू है वो नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, करेक्ट। तो जब नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, मतलब हम ऐसे देखेंगे तो हमारी तरफ ही आएगा, लेकिन यहाँ ऊपर से देखने पे वो नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। एंड इस नीचे जो डायरेक्शन है वहां पर z नेगेटिव होता है, और जब z नेगेटिव होता है तो उस डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है माइनस k कैप। तो n कैप की वैल्यू आई माइनस k कैप, ds इज इक्वल्स टू आ जाएगा dx dy स्टूडेंट्स, ठीक। एंड अगर हम अब इस सरफेस पर x और y की लिमिट्स देखें, तो x और y की जो लिमिट्स हैं वो हमें सेम मिलेंगी। एंड लिमिट्स आर, ठीक, लिमिट्स आर x is equals to minus 2 to x is equals to plus 2 and y is equals to same way, it's minus square root of 4 minus x square and to y is equals to 4 minus x square, positive,
पहला नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव. सो सरफेस इंटीग्रेशन S f dot n cap ds is equals to surface integration along S1 f की वैल्यू थी स्टूडेंट्स हमारे पास f is what? f is xi minus yj plus z square plus 1 k cap और n cap की वैल्यू आई है minus k cap. This is dx dy स्टूडेंट्स. ठीक, अब हमारे पास ये क्या बचा है स्टूडेंट्स? ये और ये तो कैंसिल, सॉरी स्टूडेंट्स, के कैप है यहाँ पर माइनस के कैप. तो जब ये मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स तो वी गेट व्हाट? वी गेट s1 z square plus 1 right with negative sign right and dx dy. ठीक, बट यहां पर एक चीज और है स्टूडेंट्स. क्या है? बट मैं यहां पे डायरेक्ट ही लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है. दिस इज इक्वल्स टू ओनली विथ नेगेटिव माइनस 1 dx dy. क्यों? बिकॉज ऑन s1 z is equals to 0. बिकॉज S1 पर बच्चों जो z की वैल्यू है वो 0 है. तो जब अगर z की वैल्यू 0 हो गई तो दिस इज 0, इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ तो केवल -1 हम लोगों के पास रहेगा ये वाला. अब व्हाट इज दैट? दिस इज व्हाट? दिस इज माइनस इंटीग्रेशन ओवर S1 dx dy. इट मींस दैट दिस इज द माइनस area of surface S1. And now what is S1? S1 is a circle in xy plane whose radius is 2. तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? It's a minus pi 2 square. It means that this is minus 4 pi. ठीक? So the value of the integral along S1 is equals to minus 4 pi students. तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि ये S1 के अलॉन्ग जो सरफेस इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू -4 पाई कैसे आई. हमने क्या किया है स्टूडेंट्स? हमने सबसे पहले क्या किया है? f हमारे पास था, हमने सबसे पहले n कैप निकाला. दैट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. और n कैप निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया है? n कैप निकालने के लिए हम लोगों ने जो हमारा सरफेस था उस सरफेस के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग n कैप की वैल्यू निकाली. एंड n कैप इज इक्वल्स टू माइनस k कैप स्टूडेंट्स हमारे पास में आया. ठीक, और ds इज इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे dx dy. और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है. एंड द मिस्टेक इज दैट कि ये एक्चुअल में माइनस में है. इट्स अ माइनस. तो जब ये माइनस में होगा तो इट बिकम +1. तो ये भी +1, ये भी प्लस, एंड इट्स अ +4 पाई. तो जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है अलोंग द S1 इज इक्वल्स टू +4 पाई. ठीक है, ये मिस्टेक था, इसे सही कर लीजिएगा इसको. अब आइए जरा S2 पर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन, और देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है. ऑन द सरफेस S2 x² plus y² is equals to 4 and z is equals to 1 and z is equals to यहाँ पर है स्टूडेंट्स 1. ठीक है, n कैप is equals to होगा k कैप and ds is equals to होगा dx dy. because वो इसलिए होगा स्टूडेंट्स because ध्यान दीजिए n कैप is equals to k कैप क्यों आया? बिकॉज ये जो ऊपर वाला सरफेस है, अगर हम इसको ऊपर जाके यहाँ खड़े होकर देखें तो जो इसका डायरेक्शन है उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा तो हमें ऊपर आता हुआ स्क्रू दिखाई देगा. करेक्ट? यानी ऊपर जब स्क्रू को हम ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज ऊपर खड़े होकर तो वो ऊपर की ओर उठेगा और उस डायरेक्शन में ये z एक्सिस है और z एक्सिस है मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो k कैप होगा. बिकॉज z डायरेक्शन में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो k कैप होता है जब z प्लस साइड में है. करेक्ट? तो वो n कैप इज इक्वल्स टू k कैप आया.
और ds इज इक्वल टू तो dx dy आएगा ही आएगा, बिकॉज ये जो सरफेस S2 है ये xy प्लेन के पैरेलल है, तो दैट्स व्हाई ds इज इक्वल टू dx dy। तो आइए इसके आगे देखें। नाउ लिमिट्स सेम ही रहेंगी स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो सरफेस है ये xy प्लेन के पैरेलल है, और इस डिस्क का अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे xy प्लेन पे तो वो भी एक सर्कल ही मिलेगा। तो जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स भी क्या होंगी, इट्स x is equals to -2 to x is equals to +2, y is equals to -4 minus x square to y is equals to 4 minus x square। ठीक, therefore integration s to f dot n cap ds is equals to integration along s2, f means x I minus yj plus z square minus 1 k cap, right, and it's k cap dx dy। और क्योंकि बच्चों यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है 1, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर z की वैल्यू को 1 रखेंगे दिस बिकम 0, और केवल यहाँ पर k कैप है और k कैप का डॉट प्रोडक्ट होना है, तो ये तो आएंगे नहीं, ये तो ऑलरेडी इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का 0, और k कैप क्या कैप 1 और z की वैल्यू 1, तो इट्स आल्सो 0, यानी फाइनली इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 0। करेक्ट। नेक्स्ट इंटीग्रल ओवर S3। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो लिमिट्स हमने निकाली है उनकी जरूरत हमें नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हमने उन्हें निकाला, बिकॉज हमें ये पता होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ती तो लिमिट्स को कैसे इवैल्यूएट या लिमिट्स को कैसे रखा जाता। ठीक, अब S2 हो गया, अब S3 ऑन दी सरफेस S3, ये कर्व्ड सरफेस है, ओके। S3 is curve x square y square is equals to 4। ठीक, ये कर्व सरफेस है सपोज, और जब कर्व सरफेस होगी स्टूडेंट्स तो हम लोगों को फिर सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, n कैप ds ये सारी चीजें और लिमिट्स भी। तो सपोज phi is equals to x square plus y square minus 4, मतलब हमने क्या कर दिया, ये जो सरफेस था ये कर्व्ड सरफेस, उसको एक फंक्शन phi से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना। नाउ दिस इंप्लाइज ग्रेड phi इज इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट्स 2x I कैप 2y j कैप। करेक्ट, यहाँ पर z है नहीं है, दैट्स व्हाई z वाला पार्ट नहीं आएगा, है ना। आप जानते हैं कि ग्रेड phi कैसे निकाला जाता है, ये हमने इस फॉर्मूले से निकाला है, डेल I कैप डेल phi बाय डेल x प्लस j कैप डेल phi बाय डेल y एंड k कैप डेल phi बाय डेल z। ठीक, तो हमारे पास ग्रेड phi इज इक्वल्स टू ये आया। दिस इंप्लाइज दैट n कैप इज इक्वल्स टू होता है बच्चों ग्रेड phi अपॉन ग्रेड phi modulus, and this is equals to 2xi 2yj upon square root of 4x square 4y square। 4 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रह जाएगा, तो इट्स xi yj अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 4 है, तो यहां रखोगे तो इट बिकम आफ्टर स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा, तो xi प्लस yj अपॉन 2। ठीक, तो ये आई बच्चों किसकी वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ n कैप। ठीक, ये n कैप आया एंड ds इज इक्वल्स टू dx dy। करेक्ट, तो हमारे पास ds आ गया है, dx dy, n कैप की वैल्यू आ गई है हमारे पास, और हमारे पास n कैप आ गया है, ds आ गया है, एंड f हमारे पास पहले से ही है, तो therefore डबल इंटीग्रेशन s f डॉट n कैप ds is equals to
sorry, this is along S3, so double integration along S3. It's f dot n cap means xi minus yj plus z square minus 1 bracket. It's n cap means xi yj and my upon 2. This is dx dy. और जब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन along S3 and this is what? This is x square minus y square dx dy because ये जो k कैप है ये तो चला जाएगा because यहाँ पर k कैप है नहीं स्टूडेंट्स. नाउ अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है ओवर द दिस S3 और S3 क्या था स्टूडेंट्स? एक सर्कल था, राइट? एक सर्कल था, एक सर्कुलर शेप में कहते हैं आपका सरफेस था. अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इस इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में बिकॉज वहां से इसे सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा. ठीक, तो पोलर कोऑर्डिनेट में जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो यहां पर सिंस S3 is a circle, x square y square is equals to 4. So taking its polar form, तो पोलर फॉर्म में क्या होगा स्टूडेंट्स? पोलर फॉर्म में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट्स हैं, मतलब हम इसको पूरा का पूरा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू होगा r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू होगा r sin थीटा. ठीक, dx dy इज इक्वल्स टू r d थीटा dr में कन्वर्ट हो जाएगा and limits of r is equals to 0 to r is equals to 2 because radius 2 है इसलिए r की मैक्सिमम वैल्यू 0 से 2 तक जा पाएगी and क्योंकि सर्कल है that's why and theta and limits of theta is what? Theta is equals to 0 to theta is equals to 2 pi. ठीक है, तो ये तो हो गई थीटा और आर की लिमिट्स. तो दिस इंटीग्रेशन s x square minus y square dx dy is now converted into theta is equals to 0 to 2 pi, r is equals to 0 to 2, x की जगह पर लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग r square cos square theta, r square sin square theta and dx dy की जगह r dr d theta स्टूडेंट्स. ठीक, अब यहां से स्टूडेंट्स कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको r स्क्वायर और cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कितना? इट्स आई थिंक इट्स cos 2 थीटा. ठीक, तो cos 2 थीटा हम लोग लिख देंगे तो ये 0 to 2 pi and this is 0 to 2. r स्क्वायर सही है स्टूडेंट्स ये, लेकिन r है तो एक r क्यूब and it's a cos 2 theta d theta dr. ठीक, because cos square theta minus sin square theta is equals to cos 2 theta. पहले हम लोग r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 0 to 2 pi cos 2 theta इंटीग्रेशन r क्यूब, r का इंटीग्रेशन r to the power 4 upon 4 लिमिट 0 to 2 and this is d theta. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स r to the power 4 है तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग लिमिट्स लगाएंगे तो इट बिकम 16 and 16 divided by 4 means 4 तो ये 4 and cos 2 theta का इंटीग्रेशन sin 2 theta and limits 0 to 2 pi.
2 पाई, जैसे ही हम थीटा की जगह लिखेंगे इट्स अ साइन 4 पाई, 0 एंड 0, अपर लिमिट दोनों लोअर लिमिट दोनों पे 0। तो फाइनली इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है, जो कि हम लोग S3 के अलोंग कर रहे थे, उस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है 0। एंड इस थर्ड इंटीग्रल की वैल्यू, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आने का मतलब है कि जो फाइनली हमारे पास वैल्यू आई है तीनों इंटीग्रल्स की मिला के, तीनों सरफेस इंटीग्रल्स की मिला के वो आई है। हेंस सरफेस इंटीग्रेशन S f डॉट n कैप ds इज इक्वल्स टू, पहले वाले की आई थी 4 पाई, दूसरे की आई 0, तीसरे की आई 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई। और यही वैल्यू आ रही थी स्टूडेंट्स किसकी, ट्रिपल इंटीग्रेशन अलोंग, ट्रिपल इंटीग्रेशन v डाइवर्जेंस ऑफ f dv। तो यहां से स्टूडेंट ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल आ गया। सो दिस वेरीफाइज द डाइवर्जेंस थ्योरम, दिस वेरीफाई द थ्योरम। ठीक, यही हम लोगों को करना था। तो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसमें हमने दो क्वेश्चंस किए हैं एक तरह से। एक तो हमने सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली वॉल्यूम इंटीग्रेशन की मदद से, एंड देन इसके बाद में हमने डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई भी किया। अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं, जिसमें इस थ्योरम को हम फिर से वेरीफाई करेंगे। ठीक, आइए देखें। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरीफाई divergence theorem verify divergence theorem for f is equals to x square I cap y j cap and sorry y not, y नहीं है यहाँ पर, z j cap plus yz k cap taken over the cube bounded by x is equals to 0, x is equals to 1, y is equals to 0, y is equals to 1, z is equals to 0 and z is equals to 1 students। तो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें हमें डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करनी है, जिसमें f हमें दिया है x स्क्वायर i कैप प्लस z j कैप प्लस yz k कैप एंड टेकन ओवर the cube bounded by x is equals to 0, x is equals to 1, y is equals to 0, y is equals to 1, z is equals to 0, z is equals to 1। मतलब कि जो वॉल्यूम है जिसके ऊपर हमें इंटीग्रेट करना है वो एक क्यूब है और उस क्यूब में 6 सरफेसेस हैं। यानी कि जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो जब सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो 6 सरफेस इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, और जब वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक क्यूब से हमारी लिमिट्स डिसाइड होंगी। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग ये फिगर बनाते हैं। ठीक, दिस वन, तो इसे मान लीजिए स्टूडेंट्स दिस इज y एक्सिस, इसे मान लीजिए x एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। ठीक, तो इसे दे दीजिए नाम O, इसे A, इसे B, इसे C एंड इसे नाम दे दीजिए D, इसे नाम दे दीजिए E, इसे नाम दे दीजिए F और इसे नाम दे दीजिए G। तो ये कुल मिला के हमारे पास में एक क्यूब बना जिसमें कि 6 सरफेसेस हैं। ठीक है ना। इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी इट इज 1 0 0, इस पॉइंट की जो वैल्यू है इट इज 0 1 0, इस पॉइंट की जो वैल्यू है इट इज 0 0 1 एंड सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। डी पॉइंट जो है yz प्लेन में है, दैट्स व्हाई इट इज 0 1 1 एंड B जो है xy प्लेन में है, दैट्स व्हाई इट इज 1 1 0 एंड ये जो है इट्स इन xz प्लेन,
so that's why it is 1 0 1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये तो नो डाउट इट्स 0 0 0। ठीक, तो 6 सरफेसेस हैं बच्चों जिनके ऊपर हमें सरफेस इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा और एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। Here V is equals to here V is a volume of a cube A B C D E F O, correct? And S is a surface. S is a surface of cube having 6 surfaces. 6 surfaces. S1, S2, S1 means OABC, S2 means DEFG, S3 means OCDG, S4 means ABEF, S5 means BCDE, and S6 means AOGF। हमने क्या किया, मतलब हमने इन सरफेसेस को कुछ ऐसे नाम दिया कि इस नीचे वाले को नाम दे दिया S1 और इसी के पैरेलल जो ऊपर होगी उसे नाम दे दिया S2। ये जो S3 था हमने वो इसे नाम दे दिया इट्स ये OCDG, मतलब कि ये जो सरफेस है स्टूडेंट्स, कौन सा वाला, ये पीछे वाला जो YZ प्लेन में है उसे नाम दे दिया S3, जो इसके पैरेलल इस तरफ है उसे नाम दे दिया S4, जो इस तरफ है उसे S5, एंड दिस इज S6, AOGF, राइट? दिस इज S6 एंड दिस इज S5। तो अब आइए जरा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाय गॉस divergence theorem, double integration over S f dot n cap ds is equals to triple integration divergence of f dv over v। ठीक, अब बारी बारी से इसे और इसे सॉल्व करना है, तो आइए जरा हम लोग बारी बारी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बच्चों डाइवर्जेंस ऑफ f। तो डाइवर्जेंस ऑफ f की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू del by del x of x square plus del y of z plus del by del z of yz, करेक्ट? वो जो फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस ऑफ f का, दैट इज व्हाट, दैट इज del dot f, हमने उसका यूज किया है। ठीक, del का मतलब आप जानते हैं f दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2x 0 एंड दिस इज प्लस z के रिस्पेक्ट में तो y, तो इट्स 2x plus y, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू आई 2x plus y। नाउ यहां से फिर आगे बढ़े हैं हम लोग और देखते हैं कि हमें और क्या चाहिए। dv तो dx dy dz होगा, एंड लिमिट्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? इट्स वेरी इजी, यहाँ पर तो साफ साफ दिख ही रहा है कि x का जो वेरिएशन है वो 0 to x is equals to 1 है, y is equals to 0 to y is equals to 1 है, and z is equals to 0 to z is equals to 1 है। क्योंकि सब कुछ पैरेलल है एक दूसरे के, that's why
एक्स वाई के टर्म्स में नहीं, कांस्टेंट से आएंगी सारी लिमिट्स, ठीक है ना। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन v divergence of f dv is equals to 0 to 1 0 to 1 0 to 1 d by divergence of f 2x plus y dx dy and dz। हम किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन पहले शुरू कर सकते हैं। z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, z dz का इंटीग्रेशन z आएगा, लिमिट 0 to 1 लगाएंगे 1 ही आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 0 to 1 0 to 1 2x plus y z 0 to 1 dx dy and that is equals to students, no doubt this is 1। अब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 0 to 1 y के रिस्पेक्ट में इट्स 2xy plus y square upon 2 0 to 1 dx और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों, this is equals to 0 to 1, जब लिमिट्स लगाएंगे तो इट्स 1 means 2x plus 1 by 2 और अब लोअर लिमिट पे तो 0 dx और जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इट्स व्हाट इट्स x स्क्वायर 2x स्क्वायर by 2 plus x by 2 and this is 0 to 1। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों तो इट्स 1 2 से 2 कैंसिल, इट्स 1 plus 1 by 2, so 1 plus 1 by 2 is equals to 3 by 2। तो डाइवर्जेंस ऑफ f dv यानी कि जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आई है 3 by 2। अब हमें इस सरफेस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना है और 3 by 2 लेकर आना है स्टूडेंट्स। तो आइए जरा आप सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखते हैं, मतलब करते हैं, बिकॉज वहां पर हमें थोड़ा बड़ा काम करना है, 6 इंटीग्रेशन हम लोगों को सॉल्व करने हैं, बट दे आर इजीली हो जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड 3 by 2 आ चुका है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स डबल इंटीग्रेशन ओवर s f dot n cap ds is equals to a double integration along s1 f dot n cap ds plus double integration along s2 f dot n cap ds plus double integration along s3 f dot n cap ds plus double integration along s3 not s3 s4 f dot n cap ds and plus double integration along s5 f dot n cap ds plus double integration along s6 f dot n cap ds, राइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये 5-6 इंटीग्रल्स हम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। अब आइए जरा इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऑन दी सरफेस S1, सबसे पहले S1 पे देखते हैं। दिस इज आवर S1 जो है XY प्लेन पर है और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो n कैप है उस n कैप की वैल्यू होगी, हम नीचे जाके अगर देखेंगे तो n कैप नीचे आता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो राइट हैंडेड स्क्रू लॉ है उसके अकॉर्डिंग n कैप की वैल्यू माइनस k कैप and ds is equals to dx dy and limits of xy, so it's very easy, it's limits are x is equals to 0 to x is equals to 1 and y is equals to 0 to y is equals to 1 because यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 1 तक ही जाती है। So therefore double integration over s f dot n cap ds is equals to students 0 to 1 0 to 1 f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू थी हमारे पास x square i plus yz
j, मैं एक बार देख लेता हूं, that's a z j, only z j and plus y z k, n कैप की वैल्यू है k कैप माइनस k कैप dx dy। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको केवल यहां पर मिलेगा क्या, yz। ठीक, एंड yz जैसे ही आपको मिलेगा तो इट्स 0 to 1 0 to 1, इट्स माइनस yz dx dy, बट इन xy प्लेन में z इज इक्वल्स टू होता है बच्चों 0। तो क्योंकि हमारा जो सरफेस S1 है ये xy प्लेन में है, ठीक, तो xy प्लेन में x की वैल्यू z की वैल्यू होती है 0, तो z की वैल्यू जैसे ही हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे तो दिस फर्स्ट इंटीग्रल बिकम 0। ठीक है ना, हम चाहो तो यहाँ पूरा डिटेल में लिख सकते हैं अच्छे से कि ये ऐसा क्यों हुआ है। सिंस S1 lies in xy plane and here and here and in xy plane z is equals to 0, so that's why this integral is 0 because यहाँ z आ रहा है। तो ये फर्स्ट इंटीग्रल आया है स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड इंटीग्रल, ऑन द सरफेस S2, तो सरफेस S2 क्या थी, ये जो नीचे वाला S1 था उसी के पैरेलल ऊपर, तो ऑन द सरफेस S2 z इज इक्वल्स टू है वहां पर 1, यहाँ पर n कैप इज इक्वल्स टू पॉजिटिव k कैप, बिकॉज ऊपर साइड z मतलब जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो ऊपर की ओर जाएगा, दैट्स व्हाई प्लस k कैप ds इज इक्वल्स टू dx dy। ठीक है ना, and limits of x are same, x is equals to 0 to 1, y is equals to 0 to 1। ठीक है ना, and limits are as s1। ठीक, s1 की तरह ही होंगी लिमिट्स इसकी, तो डबल इंटीग्रेशन ओवर s2 f dot n cap ds is equals to 0 to 1 0 to 1 and f dot n cap, तो f dot n cap करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा केवल yz, राइट, yz। ठीक है ना, yz dx dy, लेकिन यहाँ पर z की जो वैल्यू है वो है 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 y into 1 dx dy, because z is equals to 1 on S2, right, on S2। ठीक, तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा y स्क्वायर बाय 2, तो ये 0 to 1 y स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 to 1 ये dx, तो इट्स 1 by 2, और फिर जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट्स तो ऑल्सो वी गेट x 0 to 1, यानी कि फाइनली जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है 1 by 2। तो जो सेकेंड इंटीग्रल आया स्टूडेंट उसकी वैल्यू आई 1 by 2। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ सारी वैल्यूज, कि पहले की वैल्यू आई है 0, दूसरे की वैल्यू आई है 1 by 2। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग तीसरे इंटीग्रल को सॉल्व करें, यानी कि S3 के अलोंग, जो कि ये सरफेस है, कौन सी सरफेस है, ये OCDG on S3, यानी कि OCDG इस OCDG पर, ओके, तो ये क्योंकि YZ प्लेन है, ओके, तो on S3DG, since S3 lies in YZ plane, so here x is equals to 0, स्टूडेंट्स, ठीक है, and x is equals to 0, n cap is equals to
एन कैप इज इक्वल्स टू होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि नेक उस साइड में है और वहां पर हम जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड स्क्रू लॉ लेंगे तो इट्स माइनस आई कैप ds is equals to dy dz and लिमिट्स होगी n कैप की वैल्यू माइनस आई कैप होगी बिकॉज yz प्लेन में है और जो पीछे साइड है मतलब ये पीछे वाली सरफेस है इस क्यूब की, तो वहां पर अगर पीछे साइड कोई खड़े होकर दिखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब सरफेस की वो बाउंड्री को देखेगा स्टूडेंट तो राइट हैंडेड स्क्रू लॉ से जो स्क्रू है वो उसकी तरफ आता हुआ उसको महसूस होगा, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव डायरेक्शन में होगा n कैप। ds is equals to dyz dy dz because ये yz प्लेन पर है and limits of y and z are y is equals to 0 to 1 and z is equals to 0 to 1, ठीक है ना। therefore integration along S3 f dot n cap ds is equals to 0 to 1 0 to 1 f means x f means x square I cap and it's z j cap and y z k cap और n cap की वैल्यू है स्टूडेंट्स माइनस I cap and ds is dx dy, करेक्ट। हम f को एक बार वेरीफाई कर ले, यस हमारे पास यही है, इट्स z एंड yz, करेक्ट। तो आइए जरा देखिए इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट तो आपको दिख रहा होगा कि क्या वैल्यू आएगी आपके पास आएगा केवल 0 to 1 0 to 1 इट्स अ x स्क्वायर ओनली और ये है dx, सॉरी मैं कुछ गलत हो गया हूँ यहाँ पे, शायद dy dz आना चाहिए था, तो इट्स अ dy dz, correct, and it's x square minus x square because minus sign है तो it's minus x square dy dz। लेकिन क्योंकि ये जो S3 था बच्चों ये S3 yz प्लेन में था और yz प्लेन में क्योंकि x is equals to 0 होता है, since on yz प्लेन में x is equals to 0 होता है, therefore इस इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 इस x स्क्वायर के कारण, करेक्ट। तो ये आया ऑन S3 पर सरफेस इंटीग्रेशन, ऑन S4 राइट, S4 का मतलब ये जो सामने वाली सरफेस आपको दिख रही है ना बच्चों ABEF राइट, ABF क्या है, S4 is parallel to YZ plane, okay, and here x is equals to 1 और ये जो सामने वाली सरफेस है इस पे x is equals to 1 है स्टूडेंट्स। n cap is equals to होगा स्टूडेंट्स प्लस I cap, बिकॉज यहां से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखें तो n इधर निकलता हुआ दिखेगा और इस तरफ क्या है प्लस x एक्सिस है यानी कि I cap ds is equals to dy dz क्योंकि यहाँ ये yz प्लेन के पैरेलल है एंड लिमिट्स of y and z are y is equals to 0 to 1 and z is equals to 0 to 1, therefore double integration S for f dot n cap ds is equals to definitely f dot n cap, तो f हमारे पास में ये रहा और n cap की वैल्यू आई है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा इट्स x स्क्वायर, ओके, लिमिट्स हो जाएंगी दोनों की 0 to 1 y और z की 0 to 1, इट्स x स्क्वायर
dy dz स्टूडेंट्स। और क्योंकि बच्चों जो x की वैल्यू है S4 पर वो कितनी है, x इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा एंड इट बिकम 0 to 1 0 to 1 1 dy dz, राइट स्टूडेंट्स। और y और z के रिस्पेक्ट में जब आप बारी बारी से इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो वैल्यू है वो मिलेगी 0 to 1 y 0 to 1 dz, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर z 0 to 1 दिस इज 1। तो S3 पर बच्चों, S3 पर हमें मिला 0, S4 पर हमें मिला 1, ठीक। तो हमारे पास ये चार सरफेस इंटीग्रल्स की वैल्यू आ गई है। अब आइए जरा S5 पे चलते हैं, जो कि क्या है, S5 है हमारा AOGF, यानी कि एग्जैक्ट प्लेन पर ऑन द सरफेस S5, और S5 हम ले रहे हैं AOGF, ओके, ऑन एग्जैक्ट प्लेन, और एग्जैक्ट प्लेन मतलब दैट इज y इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो एग्जैक्ट प्लेन पर y की वैल्यू 0 होती है, और n कैप इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इट्स अ माइनस j कैप, ds इज इक्वल्स टू होगा dx dz, एंड लिमिट्स are x is equals to 0 to 1 and z is equals to 0 to 1, right students। now exact plane पे क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो जब हम सरफेस इंटीग्रेशन f डॉट n कैप ds करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू s, राइट। f डॉट, f मतलब f means x square I cap plus z j cap, right, and plus yz k cap, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस j cap dx dz स्टूडेंट्स, राइट। y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो y तो खैर हमें दिख नहीं रहा है स्टूडेंट, और j मतलब केवल z आएगा, तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स 0 to 1 लिमिट्स ले लेते हैं, यहाँ पर हम पहले ही लिमिट्स ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। 0 to 1 0 to 1, तो 0 to 1 0 to 1 z with नेगेटिव साइन बिकॉज माइनस है dx dz, ठीक। दिस इज इक्वल्स टू माइनस z का इंटीग्रेशन करेंगे तो इट्स z स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 to 1 dx, ठीक। इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोगों को फाइनली ये वैल्यू मिल जाएगी 1/2, तो ये माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, एंड यहाँ से माइनस 1/2 आगे आ गया, और यहाँ से जो रह जाएगा इट्स 0 to 1 dx, जिसकी वैल्यू 1 होगी, तो इट्स फाइनली माइनस 1/2। तो जो फिफ्थ सरफेस थी उस पे इंटीग्रल की वैल्यू आई है माइनस 1/2 स्टूडेंट्स, ठीक। अब हमारे पास में रह गया है केवल क्या, अब हमारे पास में रह गया है केवल सिक्स्थ सरफेस, तो आइए जरा उसके ऊपर और इंटीग्रेशन कर लें। ऑन S6, ऑन द सरफेस S6, S6 का मतलब BCDE, ठीक है ना, ऑन पैरेलल to exact plane, correct, that is यहाँ पर yz प्लेन के पैरेलल है, तो यहाँ पर सॉरी एग्जैक्ट प्लेन के पैरेलल है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक। n कैप इज इक्वल्स टू नो डाउट प्लस j कैप होगा, बिकॉज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y में n कैप की डायरेक्शन होगी। ds is equals to dy not dy dx dz होगा, and limits
और x is equals to 0 to 1 and z is equals to 0 to 1 होगा, ठीक है। therefore डबल इंटीग्रेशन s f नॉट s, आई थिंक यहाँ पर s5 होना चाहिए था, यहाँ s6 f डॉट n कैप ds is equals to डबल इंटीग्रेशन, लिमिट्स में लगा देता हूँ यहाँ पे 0 to 1 f मतलब x स्क्वायर z j कैप प्लस yz k cap, students, yz k cap, and this is equals to dot n cap dot j cap, ठीक, dx dz ये आएगा स्टूडेंट्स 0 to 1 it's a z dx dz, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिल जाएगा 0 to 1 z स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 dx, इंटीग्रेशन करने के बाद 1/2 आएगा, उसको बाहर कर दिया, दिस इज dx। फाइनली हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 1/2, ठीक। तो 6 की वैल्यू भी जो आई है वो आई है 1/2। अब इन चारों 6 के 6 सरफेस इंटीग्रेशंस को देखिए, 1/2 1 -1/2 प्लस 1/2, ये और ये तो कैंसिल, 1 और 1/2 ऐड होके 3/2 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा हेंस सरफेस इंटीग्रेशन f डॉट n कैप ds इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 1/2 एंड प्लस 1/2, और दिस इज इक्वल्स टू 3/2 जो कि इक्वल है ट्रिपल इंटीग्रेशन v डाइवर्जेंस ऑफ f dv के, और यही हम लोगों को दिखाना था। तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया है क्या, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दिस वेरीफाई द थ्योरम, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो ये हुआ वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आई होप स्टूडेंट्स कि इन दो क्वेश्चंस में आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अच्छे से समझ पाए होंगे। आई रिपीट, यहाँ पर जब भी आप सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो वहीं पर आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक तो एन कैप निकालना और दूसरा एन कैप की सही वैल्यू निकालना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एन कैप निकालना एक्चुअल में, जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं, जैसे ये मेरे पास एक सरफेस है जो कि 6 साइड्स हैं इस सरफेस में, तो मान लीजिए कि मैं इस तरफ वाले सरफेस पर इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो एन कैप की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस सरफेस को यूं सामने से देखना होगा, और सामने से फिर इसकी जो बाउंड्री है उस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम करते हुए मुझे देखना होगा कि अगर मैं यहाँ पर स्क्रू को लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं स्क्रू को लेफ्ट साइड में घुमाऊं, क्योंकि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो स्क्रू को भी एंटी क्लॉकवाइज, तो वो इस तरफ निकलेगा बाहर की ओर, तो इस तरफ ही एन कैप का डायरेक्शन होगा। अब जो भी ये डायरेक्शन हो उस हिसाब से आप एन कैप ले लीजिए। सिमिलरली अगर मुझे इसके पीछे वाली सरफेस के लिए एन कैप निकालना है तो मुझे इसके पीछे जाना होगा, और फिर मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखूंगा तो वो मेरी ओर निकलता हुआ दिखाई देगा मुझे एन कैप, तो जो भी ये डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में एन कैप की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे ही इन 6 सरफेसेस पे देखा जाता है। करेक्ट, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इस क्यूब में OCDG जो सरफेस है उसके लिए एन कैप को देखने के लिए आप यहां से सामने से फील नहीं कर पाएंगे, आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा। उसी तरह से ये जो सरफेस है उसे आप यहां से देख के अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, आपको उसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा, तो आप इजीली निकाल पाएंगे एन कैप की वैल्यू। तो आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के। कुछ चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक,
इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक कि आपको वेरीफाई करना हो, तो वेरीफाई करने के लिए तो दोनों साइड्स करनी पड़ती हैं, सरफेस भी और वॉल्यूम भी। और एक दूसरा होता है कि कोई सरफेस इंटीग्रेशन अगर दिया हुआ है तो उस सरफेस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व मत करिए, उसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दीजिए और उस सरफेस इंटीग्रेशन को एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर लीजिए। क्योंकि होता ये है कि कभी-कभी सरफेस इंटीग्रेशन टिपिकल होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 6 सरफेस इंटीग्रेशन करने पड़े लेकिन वॉल्यूम इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो गया। तो अगर यही क्वेश्चन केवल सरफेस इंटीग्रेशन करने के लिए आता तो हम कतई सरफेस इंटीग्रेशन नहीं करते, हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते और वॉल्यूम इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आती उसे सरफेस इंटीग्रेशन के इक्वल रख देते बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्वेश्चन खत्म। अदरवाइज लेंथी है, काफी लेंथी है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस यूनिट में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हाइक पर मैसेज कर सकते हैं, मैं हमेशा हाइक पर अवेलेबल हूँ स्टूडेंट्स, और आप मेल के थ्रू भी अपनी क्वेरीज या अपने सजेशंस दे सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू सो मच।